नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मैं हूं प्रियंका संभव। टैक्स सेविंग और टैक्स प्लानिंग के इस खास शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां टैक्स से जुड़ी आपके हर सवाल का जवाब लेकर आते हैं हम। और आज आपको टैक्स टिप्स देने के लिए मेरे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली। नजर डालते हैं कौन से मुद्दों पर रहेगा आज हमारा फोकस। त्योहारों और शादी के सीजन में करनी हो बड़ी खरीदारी तो कैसे बचे टैक्स विभाग की टेढ़ी नजर से। एसएमएस पर मिलेगी अब टीडीएस की जानकारी। जानेंगे क्या होगा इस कदम का फायदा, और अगर रिटर्न फाइल करने में कोई जानकारी हो गई गलत तो इसे आप कैसे सुधार सकते हैं। ये सारी काम की बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले फेस्टिवल सीजन है और इसके बाद अब शादियों का सीजन भी शुरू होने वाला है। हम सभी इसमें मोटा खर्चा करते हैं, खूब शॉपिंग करते हैं, लेकिन जब आप खूब शॉपिंग करेंगे तो हो सकता है कि टैक्स विभाग आपके हर खर्चे का ब्यौरा रख रहा हो। इसीलिए आज शरद, सबसे पहले हमें ये समझाइए कि जब आप मोटी शॉपिंग कर रहे हैं तो किन बातों का ख्याल रखें आप। देखिए, जब मोटी शॉपिंग कर रहे हैं तो कर विभाग की नजर तो उस पर अब आजकल रहती है। आपने बिल्कुल ठीक बात पहचानी। पर देखने वाली बात क्या है प्रियंका, कि जो मोटी शॉपिंग करी जा रही है वो किस स्रोत से, किस सोर्सेस से की जा रही है, ये देखने वाली बात है। तो जैसे बोलते हैं ना कि जब जब दाल में कुछ काला नजर आता है तो कर विभाग का भी जो मिजाज है कुछ निराला नजर आता है। तो अगर आप अपने सोर्सेस को पूरी तरह से डिस्क्लोज करके चल रहे हैं तो जितनी बड़ी शॉपिंग करें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जहां पर कर विभाग की नजर है उनको देख लेते हैं। 2 लाख से ऊपर अगर आप आज की डेट में कहीं पर कुछ भी कैश से खरीदते हैं तो आपको उसमें अपना पैन नंबर देना जरूरी होता है। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं तो जैसे ही साल भर में 2 लाख से ऊपर आपका क्रेडिट कार्ड पहुंच जाता है, उनकी नजर आपकी परचेज के ऊपर आ जाती है। इसके अलावा प्रियंका क्या है कि सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल दिए तो उनकी नजर आ गई कैश में, करंट अकाउंट में 50 लाख डाल दिए तो नजर आ गई। या मान लीजिए फेस्टिवल सीजन है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस सीजन में इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। म्यूचुअल फंड आपने साल में 2 लाख से ऊपर किया तो वो कर विभाग की नजर में आ जाता है। आपने मान लीजिए शेयर्स खरीदे किसी कंपनी के, वो कर विभाग की नजर में आ जाता है। तो क्या होता है कि जब हम खरीदारी करने जाते हैं, जब हम बैंक में पैसे डालने जाते हैं, जब हम क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो ये एजेंसीज एक फॉर्म 61A होता है, उसमें ये एक रिटर्न फाइल करते हैं, इसको AIR बोलते हैं। तो उसमें ये सारा ब्यौरा वो कर विभाग को दे देते हैं। तो ये बाद में करदाता को पता लगता है जब वहां से एक प्रेम पत्र आ जाता है कि बताइए आपने कहां से खर्चा किया, तो करदाता को ये बात बतानी पड़ती है। लेकिन शरद, अगर एक्सप्लेनेशन है आपके हर सोर्स ऑफ इनकम का, तब अगर आप बहुत पैसे भी खर्च करते हैं लेकिन आपके पास जो भी इनकम हो रही है आप जानते हैं कि ये बिल्कुल सभी कुछ सही है, तब तो कोई डरने की बात नहीं। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप देखिए उसमें करदाता को करना क्या क्या है, अपना पैन नंबर ठीक कोट करे, जो भी खरीदारी कर रहा है उसका बिल संभाल कर रखे, जिस बैंक से पे कर रहे हैं उस बैंक की स्टेटमेंट साथ में रखे। और जो सबसे अहम बात है इसमें प्रियंका, कि एक पुरानी कहावत है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो अगर आप खर्चा जो कर रहे हैं आपकी आय से वो रिकंसाइल नहीं करता है, मैच नहीं करता है, तो फिर दिक्कत आ सकती है। पर अगर मैच कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। यानी सीधी सीधी बात जो मुझे समझ में आ रही है शरद जी की, वो ये कि आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड और आपकी शॉपिंग के बीच में कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। मैं ठीक कह रही हूँ शरद? तो इसका ध्यान रहे और फिर जितनी शॉपिंग करना चाहे उतनी करें। शुरुआत करते हैं दर्शकों के सवालों के जवाब के सिलसिले को। सबसे पहले नोएडा के ऋषिदेव गुप्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। ऋषिदेव जी नमस्ते, स्वागत है आपका टैक्स गुरु में। बताइए टैक्स को लेकर क्या समस्या है। नमस्कार शरद जी। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मेरी तनख्वाह 12 लाख के करीब है सालाना, और मेरी वाइफ की तनख्वाह 4 लाख के करीब है। हम दोनों ही अलग अलग 1.5 लाख की टैक्स डिडक्शन के लिए सेविंग करते हैं सालाना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या अपनी वाइफ के लिए मैं LIC प्रीमियम और PPF की जो कंट्रीब्यूशन है वो मैं अपने सेविंग अकाउंट से कर सकता हूं, और उसका क्लेम मेरी वाइफ ही लेंगी इनकम टैक्स रिटर्न में। समझ गया ऋषि, आपने सवाल पूछा है। देखिए, पति पत्नी के प्रेम को भी ये सवाल बताता है। ऋषि, ऐसा है कि आपकी वाइफ की इनकम कितनी है, आपने शायद कोई फिगर नहीं बताई है। आपकी इनकम आपने बताई है 12 लाख है, और आप अगर अपनी वाइफ का कंट्रीब्यूशन करते हैं, शायद 4 लाख आपने बताई है,
आप अगर अपनी वाइफ के नाम कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो डिडक्शन आपके उसमें आ जाएगी। तो अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि अगर आपकी वाइफ की इनकम 4 लाख के आसपास है और वो उनको बेनिफिट तब मिलता है जब वो अपने अकाउंट से पे करती हैं, तो अगर आप उनके अकाउंट में पे करेंगे तो बेनिफिट आपके ऊपर आएगा। तो हम आपको एक तरीका बता देते हैं इसको हल करने का। वो तरीका ये है कि उनका बर्थडे, आपकी एनिवर्सरी, करवा चौथ, कुछ भी आए, आप उनको एक अमाउंट गिफ्ट कर दीजिए। जब आप उनको गिफ्ट करेंगे उस अमाउंट से वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर दें। उससे क्या होगा कि बेनिफिट उनको मिलेगा। हाँ, उसमें क्लबिंग प्रोविजंस आते हैं, तो क्लबिंग प्रोविजंस इन आइटम्स पे जो आपने पीपीएफ का जिक्र किया, एलआईसी प्रीमियम का जिक्र किया, इन पे एग्जेम्प्ट है, तो क्लबिंग प्रोविजंस का आपके ऊपर असर नहीं होगा। पर ऋषि, एक मैं छोटी सी बात आपको कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा टैक्स ब्रैकेट में हैं। आपका टैक्स ब्रैकेट 30% का है, क्योंकि आपने बताया आपकी 12 लाख इनकम है, परंतु आपकी वाइफ का ब्रैकेट लो है। तो पहले आप अपना 1.5 लाख पूरा करें, उसके बाद बचे तो जो हमने तरीका बताया उसका इस्तेमाल करें। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नवी मुंबई से नीरज नाथ मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्ते नीरज जी, बताइए क्या समस्या है। हाँ, नमस्कार विशारद जी। मेरा सवाल है री इन्वेस्टमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम रियल एस्टेट, उस सिलसिले में। मेरे नाम पे एक लैंड है और एक फ्लैट है। अगर वो लैंड हम सेल करते हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, आपकी वाइफ के नाम लैंड है और आपने कहा कि अपार्टमेंट भी है, कोई घर भी है। तो अगर दोनों चीजें हैं और आप लैंड सेल करना चाहते हैं, आपने बताया, तो लैंड सेल पे नीरज क्या है कि लैंड सेल करने पे आपको बेनिफिट्स लिमिटेड हो जाते हैं। जब आप घर बेचते हैं तो बात अलग होती है, पर आप लैंड सेल कर रहे हैं तो आपके पास 54F का एक ऑप्शन रहता है। 54F के अंतर्गत आप जो लैंड बेचेंगे उससे जो कैपिटल गेन हो रहा है उसको आप इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करके आप फायदा उठा सकते हैं। 54F में प्रियंका ये भी फायदा है कि एक मकान अगर पहले से है तो उसके अलावा एक मकान आप और खरीद रहे हैं तब भी आपको 54F का मिल जाता है। नीरज, एक बात इसमें आपको और बता देते हैं कि लैंड की एक छोटी सी लीगल एनॉमली है कि सेक्शन 54 एक है, उसमें लिखा है कि लैंड अपर्टनेंट देयर टू, मतलब अगर लैंड आपके घर के साथ जुड़ा हुआ है और आप उसको बेच रहे हैं तो फिर आप सेक्शन 54 जो कि वैसे घर की सेल के लिए अप्लाई होता है पर यहां पर लैंड के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। तो नीरज, आप ये देखें कि आपका वो जो लैंड है वो घर के साथ जुड़ा हुआ है या अलग से है तो 54F ले, और अगर जुड़ा हुआ है तो आप 54 में बेनिफिट में ले सकते हैं। अगला सवाल ऑस्ट्रेलिया से हमें प्रतीक शाह ने ईमेल के जरिए भेजा है और प्रतीक के पिताजी का 2014 में देहांत हो गया था। उसके बाद पिताजी की जायदाद प्रतीक समेत 3 इनके भाई बहनों में बांट दी गई है। प्रतीक जानना चाहते हैं कि इस जायदाद को बेचने पर उन्हें टैक्स के किन नियमों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि प्रतीक अब पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन भी बन चुके हैं। देखिए प्रतीक, पहले तो हमें बेहद अफसोस है आपके पिताजी के खोने का आपको, और उसमें आपको देखना यह है कि जो लैंड आप, जो घर आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, आप लोगों में बराबर बराबर बट रही है। तो प्रियंका, सेक्शन 56(2) है एक, 56(2) के अंदर जो भी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के जरिए इनके पास आ रही है या इनके पिताजी से इनको गिफ्ट मिल रही है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, परंतु उसके ऊपर आने वाली जो आय है, जो इनकम है, मान लीजिए रेंटल इनकम आती है या कल को ये उस प्रॉपर्टी को बेचते हैं, तो उसके ऊपर जो कैपिटल गेन लगता है वो प्रतीक को उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो आय पे टैक्स लगेगा, परंतु जो आपके पास प्रॉपर्टी आ रही है उस पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन हैं, अब वो भारत में नहीं रहते, ऑस्ट्रेलिया में ही बस चुके हैं, तब एनआरआई हो गए, तो एनआरआई की अगर परिभाषा हो जाएगी तो कुछ बदलना चाहेंगे? नहीं, एनआरआई की परिभाषा में प्रतीक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत में एनआरआई की जो भारत में इनकम होती है प्रियंका, वो टैक्सेबल होती है। सिर्फ जो विदेशी इनकम है, जो ऑस्ट्रेलिया में इनको इनकम है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। भारत में किसी भी प्रकार की इनकम होगी, एनआरआई को भी वैसे ही टैक्स देना पड़ता है जैसे किसी अन्य भारतीय को देना पड़ता है। चलिए, उम्मीद करते हैं प्रतीक आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। कुछ अगर हमसे छूट रहा है तो आप दोबारा जरूर ईमेल भेजिएगा। अगला सवाल सीमा अग्रवाल जी का है। सीमा जी की बेटी एक एमएनसी कंपनी में काम करती हैं और उन्हें अमेरिकी डॉलर में तनख्वाह मिलती है। कंपनी इस तनख्वाह पर टैक्स काटती है, लेकिन सैलरी की रकम भारत में एक सेविंग अकाउंट में जमा होती है। तो सीमा जी की बेटी ने कोई एनआरई या एनआरओ अकाउंट नहीं खोला हुआ है और वो जानना चाहती हैं कि क्या उनकी बेटी को और टैक्स देना होगा इस डॉलर में हो रही कमाई पर।
जी नहीं सीमा जी, जो वो अमेरिका में कमा रही हैं और अमेरिका में टैक्स दे रही हैं, इतना ही काफी रहेगा। अगर आप उस पैसे को बेटी आपकी वहां यहां भेज रही हैं, इंडिया में भेज रही हैं, तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं आएगा। हाँ, एक इन्होंने प्रश्न में कुछ ये क्लियर नहीं है प्रियंका, कि ये बेटी इनकी अब इस समय भारत में, कुछ लोगों को भारत में बैठ के भी डॉलर्स में सैलरी मिलती है। तो हम दोनों हालात ले लेते हैं। मान लीजिए भारत में है, तो अगर ये भारत में पैसा आ रहा है अमेरिका से, तो उस पर आपको स्वयं टैक्स कैलकुलेट करके जमा करना पड़ेगा। परंतु अगर ये भारत में नहीं है, तो सिर्फ यहां पर रिमिट करने से ये पैसा टैक्सेबल नहीं हो जाएगा। बाकी आगे जाके ये एनआरओ या एनआरई अकाउंट खुलवा जरूर ले, उससे इनको बहुत सारी दूसरी सहूलियत मिल जाएंगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर ब्रेक के बाद बताएंगे एसएमएस पर टीडीएस की जानकारी अब आपको सरकार देने वाली है और इस सर्विस के क्या है फायदे। आगे वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और अब जिक्र उस एसएमएस अलर्ट का जो इनकम टैक्स विभाग ने कुछ लोगों को भेजा है, खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों को भेजा गया है। शरद, ये एसएमएस अलर्ट बता रहा है कि आपका जो टीडीएस काटा जा रहा है वो आपकी कंपनी जमा कर रही है नहीं, ये आपको बताया जाएगा। अब इस इंफॉर्मेशन का क्या फायदा होगा? देखिए प्रियंका, ये जो एसएमएस आया है ये बड़े काम का साबित होगा। जैसे आपने अभी बोला कि सबसे पहली चीज तो इससे ये पता लगेगी कि वो जमा हुआ है कि नहीं। अभी कुछ प्रोग्राम पहले एक दर्शक का सवाल आया था, तो उनकी कंपनी ने क्या किया था कि पैसे तो काट लिए थे पर जमा नहीं की थी, और उसके बाद उनको कंपनी शायद बंद हो गई। तो उस दर्शक को, उस करदाता को वो पैसे अपनी जेब से जमा करने पड़े थे। तो अगर ये एसएमएस सर्विस पहले शुरू हो जाती तो ये नौबत ना आई थी, क्योंकि उसको 3 महीने बाद ही पता लग जाता है। ये एसएमएस 3 महीने बाद आएगा। ये आपको ये बताएगा कि पहले तो टैक्स जमा आपकी कंपनी ने किया है कि नहीं किया। दूसरा, आपको इससे ये फायदा होगा कि आपकी जो डिडक्शंस होती हैं हर महीने, उन डिडक्शंस को आप ट्रैक कर सकते हैं, आप उन डिडक्शंस का हिसाब रख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही टैक्स पेयर फ्रेंडली कदम है, क्योंकि आखिर में आपको पता चलता है कि आपकी 26AS और फॉर्म 16 में एक मिसमैच और कई कंप्लेंट आते हैं हमारे पास। जब फॉर्म 16 मिलता है ना, तो एक ये क्या हो गया एकदम से जो पता लगता है, तो उसकी नौबत नहीं आएगी। कई बार क्या होता है, सैलरी में अचानक इंक्रीमेंट हो जाता है, कई बार कोई कटौती हो जाती है। तो इस सब का हिसाब, प्लस आपको अपनी जो टैक्स प्लानिंग है, इन्वेस्टमेंट्स जो करने हैं, उसका भी आपको बहुत अच्छा अंदाजा लग पाएगा, क्योंकि आप अपने टीडीएस को हर 3 महीने बाद ट्रैक कर पाएंगे। तो चलिए, अब इनकम टैक्स विभाग हर 3 महीने में आपको एसएमएस भेजकर बताएगी कि आपकी कंपनी ने जो टीडीएस काटा है उसे जमा किया है या नहीं। एक टैक्स फ्रेंडली कदम जरूर मानेंगे इस सरकार का। शुरुआत करते अपने दर्शकों के अब सवालों का। मेरे साथ गाजियाबाद से रोहित शर्मा जी फोन लाइन पर हैं। नमस्ते रोहित जी, बताइए टैक्स को लेकर कहां आप फंस रहे हैं? नमस्कार जी। अभी कुछ दिनों पहले मैंने कंपनी चेंज की थी फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में, जिसमें मेरा जो क्वार्टर 3 तक का अपॉइंटमेंट था वो मेरी इंडियन कंपनी के साथ था, और क्वार्टर 4 मेरा जो वर्किंग था वो मेरा आउटसाइड इंडिया कंपनी के साथ है। वो कतर में है कंपनी मेरी। तो अभी मैं जब टैक्स भरूंगा तो मुझे ये जानना है कि वो टैक्स मैं कैसे कंपाइल करूंगा, और फॉर्म 16 तो मुझे यहाँ से मिलेगा और वहां को मैं कैसे कंपाइल करके शो करूंगा अपने इनकम टैक्स में। और एक चीज और, उन 3 महीनों में जो मुझे सैलरी मिली, मेरा एनआरआई अकाउंट नहीं था, तो मेरे इंडियन अकाउंट में मेरा कतर वाला कंपनी ने इंडियन अकाउंट में दिया, तो उसको मैं कैसे शो करके टैक्स एग्जेम्प्ट ले सकता हूँ? बिकॉज मेरा जो सैलरी है वहां से वो पूरा टैक्स एग्जेम्प्ट है। रोहित, पहले तो रिटर्न फाइलिंग की डेट तो निकल चुकी है, तो आप तो देखिए अब आपको एज ए बिलेटेड रिटर्न इसको फाइल करना पड़ेगा सेक्शन 139(5) में। एनीवे, आपके सवाल पे आते हैं। तो आपने पूछा, देखिए आपने 182 दिन से कम बाहर बिताए हैं, मतलब 182 दिन से ज्यादा जब आप भारत से बाहर हो जाते हैं तब रोहित आप एनआरआई बनते हैं। तो 15-16 की आपने बात करी, तो आप एनआरआई तो बने नहीं। तो क्योंकि आप एनआरआई नहीं बने, तो जो आपकी कतर में 3 महीने की सैलरी थी वो भारत में टैक्सेबल हो जाएगी। आपने कहा कि कतर में आपने टैक्स नहीं दिया, तो वो एग्जेम्पशन वहीं तक रहेगी। इस पर आपको उस 3 महीने की सैलरी पर रोहित, जो आपकी 9 महीने की सैलरी थी, उसके साथ इस 3 महीने की सैलरी को जोड़कर टोटल टैक्स निकालना पड़ेगा। जो टीडीएस यहां कटा है वो घटाकर जो बाकी बचता है आपको जमा करना पड़ेगा। अब आपको ये एज ए बिलेटेड रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी प्रियंका, क्योंकि इनकी टैक्स फाइलिंग की डेट निकल चुकी है। तो इस 3 महीने पे कहने का मतलब यह है कि आप 3 महीने का टैक्स अपने आप कैलकुलेट करके और जमा करें, भारत में इस पे टैक्स लगेगा।
और अब अगला सवाल है आर्मी पर्सनल का। लेफ्टिनेंट कर्नल PS भाटिया ने हमें ये ईमेल भेजा है। भाटिया जी ने बताया है कि इन्हें रिटायरिंग पेंशन के अलावा विकलांग पेंशन भी मिलती है। जानना चाहते हैं कि क्या इनकी पेंशन की पूरी रकम टैक्स फ्री होगी या सिर्फ विकलांग पेंशन की रकम पर ही टैक्स छूट मिलेगी। देखिए, जो आर्मी पर्सनल होते हैं प्रियंका, उनको पहले तो हम शत नमन करते हैं। अपना सारा जीवन हम लोग चैन से नहीं सो सकते अगर वो अपनी ड्यूटी पर ना हो तो देखिए, जो आपको पेंशन मिल रही है उसके दो हिस्से होते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल भाटिया। उसमें एक तो होता है जो डिसेबिलिटी एलिमेंट होता है, एक होता है जो सर्विस एलिमेंट होता है। तो एक सर्कुलर आया हुआ है लेफ्टिनेंट कर्नल भाटिया, उस सर्कुलर में जो तीसरा पैराग्राफ है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो उसमें लिखा है कि दोनों ही हिस्से प्रियंका, डिसेबिलिटी पेंशन के भी और सर्विस पेंशन के भी, दोनों के दोनों एग्जेम्प्ट है। यही नहीं, अगर इनको कोई सुपर एनुएशन पेंशन मिल रही है तो सेक्शन 10(13) के अंतर्गत वो भी एग्जेम्प्ट है। तो आपको पूरी की पूरी आपकी जो पेंशन, डिसेबिलिटी एलिमेंट, वो सारा का सारा लेफ्टिनेंट कर्नल भाटिया एग्जेम्प्ट है और हम आपको इसके लिए सैल्यूट भी करते हैं। और इसी नोट पर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। महेश पाटिल जी कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं HUF के बारे में। महेश पूछ रहे हैं कि HUF अकाउंट में कोई भी मेंबर अधिकतम कितनी रकम डाल सकता है, क्या कर्ता के लिए कोई अलग नियम है और उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है, यानी मेंबर और कर्ता वो कितनी मैक्सिमम अमाउंट डाल सकते हैं HUF में। देखिए प्रियंका, महेश जो डालना चाहते हैं अपनी HUF में पैसे, वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, कर्ता भी और मेंबर्स भी, दोनों जो भी HUF को देते हैं तो ये एग्जेम्प्ट गिफ्ट कैटेगरी के अंदर आता है। परंतु इसमें थोड़ा सा कैच है। कैच ये है कि जो रकम आप अपनी HUF को दे रहे हैं उस रकम के ऊपर जो इनकम होगी वो क्लब हो जाएगी। क्लब होने का मतलब है कुछ रिश्तेदारों को ना प्रियंका कर विभाग बहुत नजदीक के मानता है, जैसे पति पत्नी है, माइनर बच्चे हैं, पुत्र वधू भी उसमें है और एक HUF है। तो HUF को जो भी आप दान करेंगे, जो भी देंगे, वो आपकी इनकम में जो उससे इनकम होगी आपकी इनकम में जाके जुड़ जाएगा। परंतु देने के लिए दिल खोल के दीजिए, कोई लिमिट नहीं है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, अभी हासिल हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आपके लिए काम की बात, अगर रिटर्न फाइल करने में कोई जानकारी हो गई है गलत तो क्या है सुधार के उपाय। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। नागपुर से दादा राव बोंडे का ईमेल आया है, जिन्होंने ITR 1 में अपना रिटर्न भरा था। इन्होंने बैंक अकाउंट के डिटेल्स में उस बैंक खाते का जिक्र किया था जो इनका और इनके बेटे का जॉइंट अकाउंट है। रिटर्न भरने के बाद इन्हें CPC से ईमेल मिला, जिसके बाद इन्होंने उस खाते का कैंसिल चेक और आधार की कॉपी स्पीड पोस्ट से बंगलुरु भेजी थी। लेकिन एक बार फिर से उनके पास ईमेल आया है जिसमें रिफंड री इशू फेल्ड का मैसेज है। दादा राव समझ नहीं पा रहे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, गलती कहां हो रही है। देखिए दादा राव जी, शायद ये गलती हुई होगी कि आपने अभी कहा कि आपने जॉइंट अकाउंट का जिक्र किया है। तो जॉइंट अकाउंट में प्रियंका कई बार क्या होता है कि पहले नाम हो सकता है इनके बेटे का हो और बाद में इनका हो, तो उससे क्या होता है कि वो सिस्टम उसको इनके बेटे का अकाउंट समझ के और पैसे नहीं भेजा होगा। दूसरी गलती ये भी हो सकती है कि शायद दादा राव जी आपने रिटर्न का जो वेरिफिकेशन होता है वो ना किया हो। वेरिफिकेशन आपको पता होगा बहुत सारे तरीकों से होता है। आप उसको पोस्ट भी कर सकते हैं बैंगलोर CPC में, नहीं तो आप अपने ATM के द्वारा, आधार कार्ड के द्वारा, बहुत सारे तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप ऐसा करें, आप दोबारा से रिटर्न री इशू रिक्वेस्ट भरें और आप किसी ऐसे अकाउंट का नाम डालें जो आपका अकेले का अकाउंट हो, उसको डाल के और कुछ दिन के लिए वेट करें। साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि अपने शहर में एक एप्लीकेशन बना के असेसिंग ऑफिसर को डाल दें, कुछ दिन इंतजार करें, रिफंड अवश्य आएगा। इसी के साथ शरद, शुक्रिया आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला, हमारे दर्शकों की मदद की। अगर आपके मन में भी टैक्स से जुड़ा कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो भेजिए अपने सवाल हमारे पास। SMS के जरिए TG लिखकर स्पेस दीजिए और अपना सवाल और नाम लिखकर 51818 पर आप भेज सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर, और ये पता आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस पर भी भेज सकते हैं अपने सवाल। तो टैक्स गुरु में हमें आज दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।